दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने चैनल ग्लोबल भारत के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्सियत विराजमान है वो देश की एक जानी मानी शख्सियत है और जो पार्टी है CPIM है, उनके वो हरियाणा के मंडल के सचिव हैं और पार्टी से आज से नहीं अपनी जवानी के टाइम से बहुत पुराने जमाने से पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये है श्री इंद्रजीत जी। तो इंद्रजीत जी एक तो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी की जो विचारधारा इनके खून में ऐसी रमी हुई थी आके इन्होंने नौकरी तक करने की नहीं सोची और पार्टी के अंदर ही रह के देश की सेवा करने की सोची, लोगों की सेवा करने की सोची, किसानों की सेवा करने की सोची। इसलिए आप इन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा को किसानों को समर्पित कर दिया। इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से जो आज हमारे लिए समय निकाला, उनके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल के ऊपर इनका स्वागत करते हैं। इंद्रजीत जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। जी जी। तो सर पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसी पार्टी से क्यों जुड़े, CPIM से क्यों जुड़े? हम बुनियादी तौर पे शुरू में CPIM से नहीं जुड़े थे। जी हम एक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जी जी जी, एक जाना माना छात्र संगठन था, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके साथ जुड़े थे और मैं विद्यार्थी नेता था। हमारी यूनिवर्सिटी का 2 बार में प्रेसिडेंट चुना गया जी छात्र संघ का। जी और उस दौरान जब हम विद्यार्थियों की समस्याएं और शिक्षा जगत की समस्याओं के लिए संघर्ष करते थे, जी तो हमारे एक सामने स्लोगन आया था कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। मतलब छोटी मोटी कोई उस मुरम्मत से काम नहीं चलने वाला है और वो मतलब सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसा व्यवस्था होगी उसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली होगी। जी तो उसमें से ये बात चेतना के रूप में सामने आई कि सिस्टम बदलने से ही शिक्षा का सिस्टम भी बदलेगा। अच्छा अच्छा तो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदलनी जरूरी हैं। और जब वो चीज सामने आई तो हमने शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को पढ़ा, ची गुवेरा को भी पढ़ा। तो तब ये मालूम पड़ा कि वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है देश के अंदर। अच्छा, क्या कर पाए आप परिवर्तन? काफी हद तक कर पाए हैं और आगे और करेंगे, हमें कोई निराशा नहीं है। सर कहाँ परिवर्तन कर पाए? अगर आप इतना परिवर्तन कर पाते, लोग आपके परिवर्तन को एक्सेप्ट करते, तो आज देश के अंदर आपकी सरकार होती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी सरकार एक दो स्टेट के अंदर छोड़ के नहीं कहीं है। परिवर्तन केवल चुनावी उससे नहीं होता है। हम चुनावी मोर्चे पे हो सकता है बहुत ज्यादा अपने काम को रूपांतरित नहीं कर पाए हों, लेकिन हम संघर्ष के मोर्चे के ऊपर काफी बड़ा हमने अपना काम स्थापित किया है। मजदूरों में भी, किसानों में भी, दूसरे तबकों के अंदर भी हमने काम किया और देश में वामपंथ एक बड़ी ताकत की तरह से मौजूद है। ये अलग बात है कि आज परिस्थितियां इतनी कठिन हैं कि जिसके बदलाव आने की वजह से बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना भी। और न केवल वो CPIM, अन्य राजनीतिक ताकत को लिए भी मुश्किल परिस्थिति पैदा हो गई है। सर हम बात करते हैं CPIM की। जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों की गलतियों की वजह से ही आपकी ये हालत है? कौन सी? हमने कोई गलतियां नहीं की। पहली गलती, आपने चीन का साथ दिया, हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं। सही नहीं है, ये आपका भ्रम है। अगर ये ओके, अगर ये फैलाया हुआ सुनिए, अब जिसको आप साथ दिया कहते हैं 1962 का, हमने क्या कहा था? हमने जो 62 में कहा था, आज सारा देश कह रहा है यही बात कि चीन के साथ लड़ाई लड़के संबंध नहीं सुधरेंगे और जो हमारा सीमा विवाद है वो भी बातचीत और शांति से हल होगा। यही बात हमने उस टाइम क्या बातचीत नहीं कर रहा हमारा देश? क्या करेगा और आगे भी यही जवाहरलाल नेहरू से लेके ना नरेंद्र मोदी तक बातचीत सही उसका क्या उसका कोई रिजल्ट निकला? उसकी का रिजल्ट निकलेगा और निकला भी है कि इतने दिनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ चीन के साथ। कितने दिनों में सर? अनेकों वर्षों से। 62 के बाद हमारी डायरेक्ट उस तरीके से वॉर जैसी कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। छुटपुट घटनाएं मिल जाएंगी सर। अब ये जो हमारे सैनिक मारे गए चीन के साथ डायरेक्ट अब गलवान घाटी के अंदर हुआ था, उसके बावजूद आप चीन का समर्थन कर रहे हैं। और जब शी जिनपिंग की यात्रा हुई थी, समर्थन की बात है ना, ये रॉन्ग फीडिंग आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर भर रखा है। ठीक है, मान लिया, उसको थोड़ा ऐप दूसरी बदल लो। तो ठीक है, ऐप बदलते हैं सर ना। तो हम समर्थन कर रहे हैं, हम दोनों देशों की मैत्री और जनता के बीच में। शी जिनपिंग की भारत यात्रा हुई थी सर, जब मोदी प्रधानमंत्री। अब आप उस चक्कर में क्यों पड़ते हो? कोई चीन पे बातचीत थोड़ी हमारी। एक दिन अलग रख लो चीन पे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। चलिए, चीन को एक दिन अलग से रख लेते हैं, उसका थोड़ा ऐप अपने ना अपडेट कर लीजिए। हम कोई चीन से हमारा लेना देना नहीं। यानी आपके अकॉर्डिंग मैं अपनी ऐप को वो कर आपकी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों में ऐसा है। क्यों है? यही तो जानना चाह रहा हूं, क्यों है? बिकॉज यहाँ पर प्रो अमेरिकन लॉबी ने चीन और भारत को आपस में लड़वा था, आज भी लड़वाना चाहते हैं। ठीक है।
और आपको भी पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने देश हैं, जिसमें जापान ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, वो जो क्वाड बना रखा है अमेरिका ने, जिसमें यूएस भी है, उसमें हमारे देश को भी फंसा रखा है चीन से लड़ाने के लिए। सर क्या ये अपनी रक्षा करना क्या फंसाना होता है? ये रक्षा अमेरिका के साथ मिलके कर सकते हैं क्या हम चीन के साथ मिलके करें? मैं कब कह रहा हूँ चीन के साथ मिलके करें, लेकिन चीन और भारत पड़ोसी देश है, मिलना तो नहीं पड़ेगा। हमारी बांग्लादेश से मिलना पड़ेगा, श्रीलंका से भी, नेपाल से भी, सब पड़ोसी देशों से मिलना जरूरी है। सर जो हमारा अक्साई चीन का जो एरिया जो चीन आगे बढ़ो ना, आप तो अभी तो कह रहे थे दूसरे विषय पे आते हैं, इस पे अलग रख लो एक दिन। चलिए हम भागेंगे नहीं आपसे कभी भी। चलिए इसके ऊपर और गलती बताओ, और गलती एक गलती तो बता दी आपने। दूसरी गलती ये थी जब, अच्छा ओके, जब आपकी पार्टी को प्रधानमंत्री बनने का एक टाइम आया था सर, तब आपके जो पोलित ब्यूरो के मेंबर हुआ करते, उनके गलत डिसीजन से प्रधानमंत्री जो आपके ज्योति बसु जी बन सकते थे और उनकी इच्छा भी थी, तो क्या वो गलती नहीं दूसरी जिससे आपकी आइडियोलॉजी और ज्यादा फैल सकती और समाज के अंदर ये होता कि भाई ये भी आपकी तब स्वीकार करते जब अगर पार्टी इसके ऊपर दोबारा प्रस्ताव पास करके कभी कह चुकी होती कि हमने गलती की, जबकि ऐसा नहीं है। एक बात। नंबर 2, पार्टी के कार्य प्रणाली के अपने तरीके हैं, मेजोरिटी माइनॉरिटी के, तो उन्होंने ये ठीक नहीं समझा कि बिना मेजोरिटी के हम अपना प्रधानमंत्री बनाए, तो इसलिए वो नहीं बनाया, बात खत्म हो गई। ठीक है, यानी वो गलती नहीं थी। नहीं, पार्टी ने कब कहा? अच्छा चलिए ठीक है, आपकी जो पार्टी की विचारधारा वो जेएनयू से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? हमारे ग्रामीण हमारी विचारधारा आपको किसने बता दिया? केरल में हम शासन कर रहे हैं, 34 साल बंगाल में किया है, त्रिपुरा में किया, और बेस्ट शासन किया है। लाखों एकड़ जमीन भूमि इनों के अंदर बांटी गई है। हाँ। और ये जो आप जेएनयू की बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी तो कितनी यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें लेफ्ट का बहुत मजबूत मतलब प्रभाव है। कोई एक जेएनयू थोड़ी है, और जेएनयू अगर है भी तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है दुनिया का, वहां आइडियोलॉजी लेफ्ट के अलावा और कोई हो भी नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? इसलिए नहीं हो सकती है बिकॉज लेफ्ट आइडियोलॉजी सबसे बेहतर आइडियोलॉजी है दुनिया को आगे ले जाने की और समस्याओं को हल करने की। इसलिए जो सबसे ज्यादा आज दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? एक नाम बताइए। नोम चोम्स्की है, जो अमेरिका के जाने माने मतलब विद्वान और इंटेलेक्चुअल हैं, जो अमेरिकन पॉलिसी के भी खिलाफ हैं, युद्धों के भी खिलाफ हैं। वो इजराइल फिलिस्तीन के सवाल के ऊपर भी वो इजराइल और अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ हैं। वो लेफ्ट हैं, सबसे बड़े विद्वान है दुनिया के आज के दिन जो जिंदा है अभी तक। और एक नहीं, जितने बेस्ट से बेस्ट हमारे यहाँ लेखक हुए हैं, जितने कलाकार हुए, जितने फिल्में बनाने वाले हो, जितने संघर्ष करने वाले हो, किसान मजदूरों के नेता हुए, सब टॉप के फ्रीडम फाइटर्स टॉप के जो रहे हैं वो लेफ्ट रहे हैं। इसके बावजूद क्या आप इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे कि आपकी पार्टी समानता लाने का है, आर्थिक गैर बराबरी लाने का है? एक नौजवान जो आइडियल नौजवान है, भगत सिंह के पदचिन्हों पर चलने वाला, इसके अलावा उसके लिए कोई बेस्ट रास्ता नहीं है। भगत सिंह, इसलिए उसको जुड़ना चाहिए। सर ठीक है, भगत सिंह के पद चिन्हों पर चले, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सिर्फ भगत सिंह के पद चिन्हों पर चल के आपकी पार्टी रोजगार कैसे, जब वर्तमान सरकार रोजगारियों को नहीं दे पा रही तो आपकी आइडियोलॉजी से मारने वाली पार्टियां देगी कैसे? वो प्रो कॉर्पोरेट है, निजीकरण करने वाली है। हाँ। तो निश्चित रूप से वो तो रोजगार को भक्ष करने वाली, खत्म करने वाली, उससे आप क्या अपेक्षा कर रहे हो? वो तो बेरोजगारी को और भी ज्यादा बर्बाद करेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रोजगार देने का तरीका है गैर बराबरी कम करके, ये जो कारपोरेट शासन है इसके अंदर निजीकरण और उदारीकरण को खत्म किया जाए, तभी रोजगार दिया जा सकता है ज्यादा नौजवानों। तो आप कारपोरेट सेक्टर को खत्म करना चाह रहे हैं? नहीं करना चाहते। तो फिर सर जब कारपोरेट की मोनोपोली को खत्म करना चाहते हैं कि उसका एकाधिकार नहीं रहना चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, और जो गैर कारपोरेट घराने हैं उनको भी उनके समकक्ष मौका मिलना चाहिए, और जो आम मध्यम दर्जे की इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। सर ये तो हमारे संविधान के अंदर मूलभूत जो हमारे सारे संविधान के विरुद्ध काम कर रही है ये सरकार। और पिछली सरकार ने, देखिए मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपको कौन रोक देगा? आपके पास समान अवसर है, जो आप अंबानी के पास अवसर है वो आपके पास लगाइए ना, क्यों लगाइए ना, रोक कौन रहा है सर? लग कहाँ रही है ये बताइए, कोई क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि तो उसके पास ना तो उतनी पूंजी है और ना ही वो उससे के साथ वो कम्पीट कर सकता। कारपोरेट का कंट्रोल है, क्योंकि उसको सरकार की इमदाद है। अडानी जो है वो कहते हैं, बोला मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है, तेरे पास क्या है? बोला मेरे पास अडानी है।
वो उसी ने फला फुलाया है उसको, आज दुनिया के कितने ऊंचे स्तर पे मोदी जी ने पहुंचा दिया उनको। क्या आपके अंदर भी ये ऐप फीड नहीं हो चुकी है कि भाई कारपोरेट को खत्म करो, पूंजीवाद को खत्म करो, सिर्फ तभी देश आगे बढ़ सकता हम है? क्या पूंजीवाद को खत्म करने की कह ही नहीं रहे, आप ऐप मेरे अच्छा दिमाग में चलिए धक्के से क्यों डाल रहे हो? मैं ये जैसे कह रहा आप हूँ मेरे मोनोपोली दिमाग खत्म करना जैसे चाहते आप मेरे दिमाग में एकाधिकार ने आप अपने दिमाग में बिल्कुल मत घुसने देना, क्योंकि आपने लॉक लगा रखा है। मैं कोई प्रयत्न नहीं करूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा अच्छा सिर्फ, ठीक है। और वो आपके लिए नहीं दे रहा, मैं दर्शकों के लिए दे रहा हूँ। हाँ ये यस उनको सुना रहा हूँ, आपको मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला, राइट राइट राइट। पढ़ना भी हाँ नहीं नहीं चाहिए। पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ अच्छा आप ये कृषि के आप उसके उपप्रधान हैं, तो हाँ आप हाँ। कृषि के वैज्ञानिक भी हैं, तो थोड़ा सा आप अपने इस कार्य के बारे में बताएं कि आपने कृषकों की, किसानों की अपने वैज्ञानिक की प्रतिभा से कैसे आपने उनका समाधान किया, और कितना किया, और किस लेवल पे किसानों ने आपका बेनिफिट हुआ? मैं कोई मतलब नीति बनाने की जगह के ऊपर नहीं बैठा हूँ, ना मैं कोई वाइस चांसलर हूँ, ना कृषि मंत्री हूँ, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि आज कृषि की समस्याओं का समाधान अब जिन नीतियों से किया जा रहा है उससे वैकल्पिक नीतियों पे होना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक के तौर पे मैं ये जानता हूँ कि अंधाधुंध ढंग से छिड़काव, अंधाधुंध ढंग से रसायन का उसका उपयोग करना केवल कारपोरेट की दवाई बिकवाने वाला मामला है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भूमि है उसका भी स्वास्थ्य बचा रहे और हमारी खाद्य सुरक्षा वो प्रभावित ना हो। तो मैं बतौर कृषि वैज्ञानिक या कृषि का विद्यार्थी मैं आज भी यही कहता हूं, लेकिन उस नीति परिवर्तन के लिए हम किसानों को संगठित कर रहे हैं और हम किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा में काम करते हैं, और उसके लिए हमने बहुत सारी राहतें भी दिलवाई हैं, संघर्ष करके मुआवजे भी दिलवाए, कई निर्णयों को भी बदलवाया है सरकार के, और हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में किसान आंदोलन और तेज होगा और हम किसानों को आगे बढ़ा के नीतियों को भी प्रभावित करेंगे। किसान आंदोलन और तेज होगा ये कह रहे हैं सर? एक किसान आंदोलन हुआ था, उसमें तो सारी दिल्ली का पूरा देश एक तरह से जाम हो गया था और किसान रोड पे आ चुके थे उसके अंदर, तो क्या थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि क्या वो किसान रोड के ऊपर बड़ा मजे नहीं ले रहा था वहाँ? ठीक है। 13 महीने कोविड में बैठा था, सर्दी में गर्मी में 0 से लेके 55 डिग्री तक बर्दाश्त कर रहा था, जब सब लोग अपने घरों में बंद थे। ये उसकी मजबूरी थी 3 कानूनों के खिलाफ, और उसने बिल्कुल कहीं भी हिंसा नहीं होने दी, और किसी ने भी ये नहीं कहा देश में कि इनको उठा दो और भगा दो यहाँ से, आज तक भी नहीं कहा किसी ने। हमारी उसके अंदर जीत हुई क्योंकि सरकार उसमें गलत थी। वो कहाँ गलत थी? वो 3 कृषि कानून थे, वो आप अपने नजरिए से बताएं कि वो कहाँ गलत थे? हम इस नजरिए से थे कि वो पूरी भूमि किसान को उजाड़ के पूरी भूमि के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति प्रदान कर रहे थे उनको, 1 नंबर 2 जिसको हम मतलब एसेंशियल सर्विसेज के तहत जो गोदामों के अंदर बंद होता है, उस एक्ट को उन्होंने हटा दिया था। कोई कितनी जमाखोरी कर सकता है, एक बात। इसी प्रकार से अन्य जो चीजें थी, एमएसपी का उसके अंदर बाद में सवाल आया हमारा, जो आज भी खड़ा है, C2+50% हम चाहते हैं, उस पर सरकार ने विश्वासघात किया, वो हमारी मांग आज तक भी स्वीकार नहीं की है। लेकिन 3 कानून अगर लागू हो जाते तो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा, हमारी संप्रभुता और हमारी खेती चौपट हो गई होती, और कारपोरेट सेक्टर घुस के कंट्रोल कर चुका होता। वो जो आप कह रहे थे कि पहला जो आपने बताया कानून था जो कारपोरेट फार्मिंग, उसका क्या नुकसान होता किसानों को? उससे ये नुकसान होता कि सरकार अपना समर्थन देना बंद कर देती और किसानों को बाध्य कर देते कि तुम्हें कुछ बचता तो है नहीं, इसलिए बेहतर यह कंपनियों को ठेके पर दे दो। मैंने आपको अपनी जमीन 10 एकड़ ठेके के ऊपर दे दी, आपने लिखित में मेरे से इकरार कर लिया कि आप ये फसल बो दो और ये चीजें उसमें डालो, मैं आपको इस दाम में खरीदूंगा। एक बार खरीद लोगे, 2 बार, उसके बाद मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडी बंद होने के बाद आप मनमर्जी के रेट लगाएंगे और मेरे को ये कहेंगे तेरा टमाटर काम का नहीं है, आपने क्वालिटी का नहीं निकाला, और मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा। ये यूरोप में होने लग रहा, रो रहा है किसान, वहां टेक ओवर हो चुका। यानी एक तरह से कारपोरेट जगत था वो चोरी डकैती या वो उसका मानसिकता थी, कहने का था नेचुरली लूट झूठ और फूट 3 सिद्धांत हैं इस सरकार के। वो लूट करने के लिए झूठ बोलती है
और उसी के लिए फूट डालती है, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जात पात, कहीं सभी। दूसरा कानून आपने बताया स्टोरेज के ऊपर, उसका क्या नुकसान होता है किसान? उसका ये नुकसान, किसानों को क्या नुकसान हाँ। होता, उसको तो गरीब को भी नुकसान होता। हाँ। क्योंकि वो जमाखोरी कर लेते अपने बड़े बड़े गोदाम। आज साइलो नहीं देख रहे आप, ये हम्म। उसी टाइम के बने हुए हैं। अडानियर को नहीं पता था 3 कानून वापस हो जाएंगे। उन्होंने, मोदी ने सोचा था कौन घर के बाहर निकलेगा, ऑर्डिनेंस से लागू किए थे। बहस हुई थी क्या पार्लियामेंट में? नहीं, अध्यादेश जारी हुआ था, क्योंकि कोविड में थोपना चाह रहे थे। आज उनके ऊपर अगर वो भर लेंगे सारा का सारा अनाज और दूसरी खाद्य वस्तुएं, तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके अंदर रिलीज करने को कुछ नहीं बचेगा और सारा का सारा ट्रेड जो वहां चला जाएगा और रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी गरीब की। सर, एमएसपी किसान मांग रहे हैं, सरकार उस चीज को मना कर रही है, तो एमएसपी लागू करती है तो क्या नुकसान है सरकार का? ये तो सरकार से पूछो, हम तो कह रहे हैं फायदा है। फायदे है। क्या इससे कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? कॉस्ट नहीं बढ़ेगी क्या? किस चीज की कॉस्ट बढ़ेगी? हर चीज की, जो हर चीज की कैसे बताओ ना आप, एक बात बताओ। हाँ। कि एक चीज होती है कृषि में, 2 चीज है किसान के लिए, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक है अर्निंग, ठीक है, जो वापस मिलेगी आमदनी। राइट। तो जो लागत मूल्य है आज वो बढ़ा हुआ है, हर चीज का बढ़ गया, उसके अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। एक बात वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं C2 + 50% दो। उसका मतलब होता है कंप्रीहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो सारी की सारी जोड़ लो, जिसमें भूमि का किराया भी शामिल है, प्लस 50% प्रॉफिट वो देंगे, तो कुछ हद तक जो है उसको बचाया जा सकता है। मतलब स्वामीनाथन आयोग की जो होती है उसी के अकॉर्डिंग आयोग की हम सिफारिश करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए सर, मान लीजिए गेहूं है, 1 किलो गेहूं को पैदा करने में, बड़े विशाल उस पर नहीं लेते हम, 1 किलो गेहूं को पैदा करने में जो कॉस्ट आती है, आप ये कह रहे हैं आगे उसके ऊपर प्लस 50% प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो आज जो आटा है सर, वो जिस रेट में आता है, क्या उससे वो 2 गुना 3 गुना नहीं हो जाएगा क्या? आज जो क्या गरीबों के लिए आज जो खाने की चीजों के रेट है, आप उनसे तुलना कर लो अभी फिलहाल, आगे की छोड़ो, C2 + 50% को भी छोड़ दो। आज मतलब सेब जो है वो 30-35 रुपए प्रति किलो लेके कश्मीर या हिमाचल से यहाँ पर 350 रुपए किलो, 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है। कोई सी वस्तु लगा लो आप, मतलब चावल जो है आज क्या रेट है, धान पिटने लग रहा है 3 दिन से। और मंडी में जाके मुख्यमंत्री 2 कर्मचारी निलंबित कर दिए। वो नहीं, गड़बड़ है, कारपोरेट खरीद रहा है, सरकार की एजेंसियां परचेज नहीं कर रही। अगर वो 2000 रुपए क्विंटल खरीद भी रही हैं तो 20 रुपए किलो हो गया ना। उसका चावल निकालने में 5 रुपए और ला लो, 25 रुपए किलो हो गया। और चावल किस भाव बिक रहा है वहां पे? दुकान पे जाके 70 और 80 रुपए किलो है। और बढ़िया चावल जिसको आप फॉर्च्यून का कहते हैं, अडानी वाला, वो आज भी 200 रुपए से ज्यादा प्रति क्विंटल प्रति किलो बिकने लग रहा है दुकान पे। कोई भी कच्चा माल जो है, देखो आपको मैं बताता हूँ, सरसों सस्ती, तेल महंगा, कपास सस्ती, कपड़ा महंगा, धान सस्ता, चावल महंगा, गन्ना सस्ता, चीनी महंगी। किसी चीज का आप लगा लो, ये लूट है बहुत भयंकर। अगर तो मार्केट में भी खाने वाले को, उपभोक्ता को सस्ता मिल रहा होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सर, उसमें प्रोसेसिंग की जो खर्चा आता है वो मैं तो आपको जोड़ दिया 5 रुपए किलो। धान में तो छिलका ही तो उतारना है। अब मैंने आपको चना बेच दिया, ठीक है, आप चने के व्यापारी हो, आपने दाल बनाने में क्या किया? छिलका उतारा ना, और तो कुछ नहीं ना। और वो भी अपने पास रख लिया सर, और 2 दाने बना दिए चने के। आप दाल का रेट जाकर पूछ लो, चने का पूछ लो। छिलका वैसे ही नहीं उतरता, छिलके के लिए सर चक्की की कॉस्ट भी होती है। मैं तो कह रहा हूँ अगला रख रहा है उसको, छिलके को भी वो मालिक रख रहा है, दे नहीं रहा। अब आपने कहा अब आंदोलन और करने जा रहे हैं हम, और क्या चीज रहेगी? मैं तो कह रहा हूँ रुका ही नहीं है, करने जा रहे का क्या मतलब है? हमारा तो मतलब MSP का भी है, कर्जा मुक्ति का भी है, सिंचाई व्यवस्था का भी है, बीज ठीक ठाक मिल जाए, खाद टाइम पे मिल जाए। अब ऊपर से सरसों की बिजाई, खाद नहीं मिल रहा। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं किसान की कमर तोड़ दो, उसके बाद अपने आप प्राइवेट सेक्टर खाद बेचने लग जाएगा। आपने कहा कर्जा मुक्ति, एक बीच में एक वर्ड बोला सर, अगर मान लो मैं बैंक से लोन लेता हूँ और मुझे ये पता है कि सरकार उसको मुक्त कर देगी, उसको माफ कर देगी, तो मैं क्यों वापस करूंगा सर उसको? किसान तो अभी भी वापस कर रहा है। अडानी यार नहीं कर रहे। 16 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते लगा दिया, क्या वो उनका दिवाला पिटा हुआ है? यानी आप ये आंकड़े हैं, देख लो। तो फिर सर इसमें किसान है वो किसान तो दे देता है और चिंतित भी रहता है, आत्महत्या भी कर लेता है कि मैं उतार नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो माफ किया जाए,
तो माफ किया जाए तो माफ फिर कब कहा है ना, मुक्त कहा है मैंने, कर्जा मुक्त। माफ शब्द ही यूज नहीं किया मैंने, कर्जा मुक्ति बोला है। कर्जा मुक्ति का मतलब ये होता है एक बोर्ड बना दिया जाए कर्जा मुक्ति का, वो आपकी भी खेती को देखेगा, मेरी को भी देखेगा, वो ये पता लगाएगा इसका कर्जा क्यों नहीं उतर पा रहा, तो जिसका नहीं उतर पा रहा, जो सक्षम नहीं है, उसी के मुक्ति की बात कर रहे हैं हम, वो जो बड़े की नहीं कर रहे। आपको कितनी उम्मीद है कि आप अपने इस टारगेट में सक्सेस हो जाएंगे? आप यानी इस पे निर्भर करेगा कि हम कितने किसानों को लामबंद करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन ये मुझे पता है आज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद अब साउथ इंडिया के अंदर भी संयुक्त किसान मोर्चा काफी स्प्रेड कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आने वाले समय में परिवर्तन आएगा उसमें किसानों की समस्याओं का हल करना लाजमी हो जाएगा। एक और सवाल, आपकी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठजोड़ हुआ था इंडिया अलायंस के तहत। अच्छा, तो हरियाणा के अंदर, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। अगर कांग्रेस की सरकार आती तो ये आप जब का किसान आंदोलन क्या फिर भी जारी रहता? क्यों नहीं रहता। अब जो कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे उनको लागू करवाने के लिए हम फिर भी संघर्ष करते, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और लागू नहीं करते तो फिर आंदोलन करते। नेचुरली लोग तो सड़कों पे आएंगे। कांग्रेस ने कब कहा कि हम तानाशाही लगा देंगे? क्या वो भी कह रहे हैं हम लोकतंत्र को ले, अराजकता नहीं होती आंदोलन। अगर आंदोलन नहीं होते तो देश आजाद भी नहीं होता, इसलिए अंग्रेज भी इसको अराजकता कहते थे। हाँ। आप देश के ऊपर जबरदस्ती आंदोलन नहीं थोप रहे हैं? किसके देश? किसान देश नहीं है क्या? मजदूर देश नहीं है? वो भी तो किसान के साथ मिले हुए। थोपा किस पर है ये तो बता दो। मतलब पूंजीपतियों पे थोप रहे हैं ये हो सकता है, पूंजीपतियों पे या कॉर्पोरेट पे थोप रहे हैं, या सरकार पर थोप रहे हैं, ये संभव है। कारपोरेट पे भी थोप रहे हो, पूंजीपतियों के ऊपर भी थोप रहे हो। आप संविधान में लिखा हुआ है कि हर तबके को अधिकार है अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष और आंदोलन करने का। क्या रेल रोक के, क्या तोड़फोड़ करके? कोई रेल जानबूझ के नहीं रोकता, ना तोड़फोड़ की। मैं आपको बताऊं, एक पत्ता टूटा बता दो तोड़फोड़ की। खट्टर साहब ने सारी सड़कों पे किले गाड़ी खड्डे खोदे, नहीं खोदे हो तो बता दो हमने किस चीज को टच किया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। हाँ, सुनाइए। हम टिकरी बॉर्डर पे रहते थे। जी जी जी। रात को घूम रहे थे 9 बजे। ठीक है। एक महिला दुकान खोले बैठी थी वहाँ हमारे पड़ाव के बिल्कुल साथ में। मेरे साथ एक बंदे ने पूछ लिया, बहन जी रात को 9 बजे दुकान खोल रही हो, डर नहीं लगता? बोली पहले लगता था, जब से किसान आए हैं अब डर नहीं लगता। ये है हमारी मतलब प्रतिष्ठा जो हमने अर्निंग की है शांतिपूर्वक आंदोलन चला के, और इसीलिए सफलता हुई। अगर हम तोड़फोड़ करते ना 100% विफल होते हम, ये हमें पता था उस दौरान भी। आपको फ्यूचर क्या लग रहा है आपका, यानी किसान आंदोलन का? मेरा फ्यूचर का सवाल नहीं है, व्यक्तिगत सवाल नहीं है ये, आपकी पार्टी का और किसान आंदोलन का? पार्टी का भी सवाल नहीं है, फ्यूचर है देश का कि जनता का क्या बने आने वाले समय में। पार्टी अपनी जगह है, वो अपने सिद्धांतों पे एक वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर किसान, मजदूर और अन्य तबकों को साथ लेके इस देश के अंदर एक शांतिपूर्वक समकक्षता लाने का परिवर्तन करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं, वो सफल होगा। दुनिया का कोई सा भी देश हो चाहे, सबको उसको सफल होना पड़ेगा, क्योंकि गैर बराबरी बड़ी भयंकर है, शोषण है, दमन है, सामाजिक भेदभाव है। ये तमाम चीजें जब तक रहेंगी तब तक ये पार्टी का सवाल नहीं है, तब तक देश का भविष्य धूमिल है। और ये अगर निदान करने के लिए नीति परिवर्तन होगा, और इसके अंदर लामबंद होके लोग इनकलाब, और किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं इनकलाब। का मतलब ये नहीं होता गोलियां चला दी, मतलब ये भगत सिंह ने भी कहा था कि वो पिस्तौल और तलवार का फिलॉसफी नहीं है वो इसलिए हम कहते हैं कि उस तरीके के रूपांतरण की, उस तरीके के बदली की जरूरत है। और सिद्धांत है ये कि समाज को बदलना चाहिए, वो नहीं बदलता है ना तो खड़े हुए पानी की तरह सड़ने लग जाता है। ओके, अब थोड़ा हम भी लंबा नहीं खींचना चाहेंगे। अब इलेक्शन हुए हैं सर हरियाणा के अंदर, आपकी पार्टी के नजरिए से उस इलेक्शन के रिजल्ट की आप विवेचना करेंगे? विवेचना तो हम जरूर करेंगे, लेकिन लोग विवेचना ये कर रही है कि किसी को अपेक्षा नहीं थी। किसी ने भी नहीं ये कहा कि बीजेपी नहीं हारेगी, क्योंकि बीजेपी एक अलोकप्रिय सरकार बन चुकी थी और वो इलेक्शन जीत गई, तो ये हैरानी हो रही है लोगों को। लेकिन उसने जीतने के लिए क्या 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 तिकड़में की है, कहाँ जातिवाद का इस्तेमाल, कहाँ धन का इस्तेमाल, कहाँ उन्होंने नकली कैंडिडेट खड़े किए, कहाँ पर लोगों में विभाजन पैदा किया, कहाँ उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूँ, 4 और 5 तारीख को किसानों के खाते में पैसा डाल दिया। सर इसका नाम पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है तो फिर उस पॉलिटिक्स के हम विरोधी हैं, उसको साफ करेंगे, इसमें क्या दिक्कत? ऐसी कौन सी पार्टी है जो बिल्कुल सीधी सादी? गलत पॉलिटिक्स जीत गई, इसका मतलब थोड़ा है कि
के हम उनकी जय जयकार कर दें। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आपकी पार्टी भी वही काम करेगी। क्यों करेगी? हम तो नहीं कर रहे केरल में। इसलिए केरल में ये कब किया है? अच्छा, कौन सी चीज पे किया है? हमने वहां दंगे नहीं होने दिए। हाँ। हम वहां धार्मिक आधार के ऊपर विभाजन नहीं करते। हम जात पात नहीं फैला रहे, वहां पर अंधविश्वास नहीं फैला रहे। हम अमन कायम करते हैं लोगों के बीच में। और किसानों को कम से कम भी वहां पर ऐसी 16 सब्जियां हैं जिनके सपोर्ट वैल्यू देते हैं किसान को और उपभोक्ता को सस्ती दिलवाते हैं कोऑपरेटिव के थ्रू। ये केरल है। और धान का 900 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा। आप केरल में, आपकी सरकार है, केरल में अपना नाम लिया। आप छलांगे मारने लगो। अब आप केरल पे आगे। मैं तो रनिंग उदाहरण दिया। रनिंग उदाहरण ही मैं दे रहा हूँ सर। वहाँ आपकी सरकार केरल पे बात करनी एक दिन अलग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए सर। बाकी इफ यू वांट टू हैव द लास्ट लाफ, आई हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव इट। चलिए सर, आप नहीं चाहते कि थोड़ा और खुल के बात हो तो कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ जंप नहीं करते कि जिस चीज का नाम आ गया उसी पे चले जाओ। मतलब चलिए सर, कहीं तो रुकेंगे ना। जो मुख्य धारा है उसके ऊपर रहने की जरूरत। तो दोस्तों ये थे इंद्रजीत जी। अब सवाल तो बहुत से थे जो अधूरे छोड़ने पड़ रहे हैं, इनकी वजह से इनके पास टाइम नहीं था। थोड़ा फिर बैठ जाएंगे, कोई बात फिर नहीं। बैठ जाएंगे। चलिए, आपने ऑलरेडी लेट, हाँ, मेरे को जाना। चलिए कोई बात नहीं। आपने इनके विचारों को सुना, इसको हम पहली कड़ी कहेंगे। अगली कड़ी में हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं उनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। करना खूब अच्छी तरह से सोच के आना सवाल, आप भागेंगे नहीं। इंद्रजीत जी, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। करी है और इन सवालों का जवाब देने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया सर आपका। तो दोस्तों, अगर आपको इंद्रजीत जी की ये विचारधारा पसंद आई हो, अगर आपको मेरी ये विचारधारा पसंद आई हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम इसी तरह नेताओं से इसी तरह लट्ठम लट्ठा होते रहेंगे, मुकालात करते रहेंगे। क्योंकि नेताओं से उलझना मेरा भी एक पुराना वो रहा है। 25 साल से मैं भी पत्रकारिता रखो, हम विचार से मुकाबला करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। को भी धन्यवाद जी।